नमस्कार दोस्तों, मैं बी एल मीणा, विवेकानंद कोचिंग क्लासेस कटमाणा। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वह है भारत के संविधान की अनुसूचियाँ। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जिसको 26 जनवरी 1950 की ऐतिहासिक डेट रखते हुए लागू किया गया। उस समय भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे, जो लगातार समय के साथ परिवर्तनशील होते हुए आज लगभग 12 अनुसूचियां, 25 भाग और 450 अनुच्छेद हो चुके हैं। लेकिन हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो हमारे संविधान की 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज मैं 12 अनुसूचियों के ऊपर बात करने जा रहा हूं, जिसमें हमारे संविधान की पहली अनुसूची है राज्य और संघ शासित प्रदेश। पहली अनुसूची में यह दिया गया है कि भारत में राज्यों का विस्तार या राज्यों की सीमा कैसे निर्धारित की जाएगी या फिर संघ शासित क्षेत्र किस प्रकार बनाए जाएंगे। इस पहली अनुसूची में जिस समय हम आजाद हुए थे उस समय लगभग 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जो आज बढ़कर लगभग 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत राज्यों का संघ है, जो हमारे अनुच्छेद 1 में दिया गया है। राज्यों की संघ का मतलब होता है कि हमारा देश अमेरिका की तरह राज्यों का संघ नहीं है, संघ में राज्य शामिल है। यहाँ के संघ में राज्य का मतलब होता है कि जो देश का संविधान है वह सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होगा। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 370 रखा गया था, जो जम्मू कश्मीर राज्य को अलग प्रावधान देता था, लेकिन उसको भी 31 अक्टूबर 2019 से समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। उसके बाद में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश रहे थे, लेकिन वर्तमान में 26 जनवरी 2020 से दमनदीप और दादर नागर हवेली को एक संघ शासित क्षेत्र बना देने के कारण भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वापस से 8 रह गई है। तो इस प्रकार हमारी पहली अनुसूची में राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। इसके बाद में दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विधायक, सांसद आदि के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। वेतन का मतलब होता है जिस समय कोई भी पदाधिकारी अपने पद पर कार्य करता है, और भत्ते का मतलब होता है जब वह अपने कार्य से विमुख हो जाता है, उसके बाद उसको जो पेंशन दी जाती है। वेतन सर्वाधिक हमारे देश में राष्ट्रपति का होता है, जो कि वर्तमान में 5 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें सिर्फ वेतन और भत्ते दिए गए हैं। इसके बाद में आती है तीसरी अनुसूची, और तीसरी अनुसूची में है शपथ और वादे। शपथ और वादे। शपथ का मतलब होता है कि कोई भी विधायक, सांसद या फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी न किसी के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। पद और गोपनीयता पर जब तक वो अपने पद पर रहेगा तब तक किन शर्तों का पालन करेगा या कौन से वादे निभाएगा, जो हमारे संविधान के अनुसार उसका उल्लेख किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि शपथ लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है। तो इसमें बस इतना है कि जो प्रमुख पद है उन पर शपथ किस प्रकार से ली जाती है। ठीक है। इसके बाद में है अनुसूची 4। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा आप जानते हो कि हमारे बड़े बुजुर्गों की सभा कहलाती थी पहले, या हमारी संसद का उच्च सदन है।
जिसमें वे लोग सम्मिलित होते हैं जो राज्य की विधानसभाओं से या संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा विधायकों द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। हम इसमें डायरेक्ट इलेक्शन में भाग नहीं लेते। राज्यसभा की सीटें किस प्रकार बांटी गई है इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 4 के साथ साथ हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में भी राज्यसभा सदस्यों के बारे में बताया गया है। हमारे संविधान में 3 अनुच्छेद है, 79, 80 और 81। अगर आप इसको याद करना चाहे तो इसका सीधा सा कोड है सरला, यानी कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में दी गई है, इसमें कितने सदस्य होंगे? वर्तमान में हमारी राज्यसभा में लगभग अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान काल में 245 सदस्य हैं। उनमें से 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 सदस्य हमारी विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित किए जाते हैं, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी समाप्त नहीं होता। इसके बाद में है अनुसूची 5। अनुसूची 5 में हमारे देश के उन क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है, विशेष रूप से जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति और अनुसूचित, एक तो होती है अनुसूचित जाति जिसको हम एससी कैटेगरी बोलते हैं, और एक होती है अनुसूचित जनजाति जो एसटी बोलते हैं। इन क्षेत्रों का विशेष क्षेत्र और विशेष सीटों का प्रावधान किया गया है जो हमारी अनुसूची 5 में उल्लेखित है। जैसे अनुच्छेद 330 के तहत संसद में किस प्रकार से एसटी एससी को आरक्षण दिया गया है, कौन सी सीट किस प्रकार रिजर्व है। जैसे हमारे राजस्थान की बात करें या हमारे आसपास की, तो यहाँ पर दूदू सीट जो कि एससी के लिए रिजर्व है, निवाई सीट एससी के लिए रिजर्व है। इसके अलावा हमारे उदयपुर का जो संसदीय क्षेत्र है वो एसटी क्षेत्र के लिए उदयपुर की जो संसदीय क्षेत्र है वो एसटी के लिए रिजर्व है, क्योंकि उदयपुर में सर्वाधिक एसटी जनजाति निवास करती है। इस प्रकार से राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वह अनुसूची 4 में है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति क्षेत्रों का आवंटन हमारे संविधान की अनुसूची 5 में दिया गया है। इसके बाद मैं बात करूं तो अनुसूची 6, इसमें भारत के 3 राज्य जिनमें विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है, जिनमें सबसे पहला राज्य है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा मिजोरम, त्रिपुरा और चौथा मिजोरम। इसको हम ATMM के नाम से भी याद कर सकते हैं। असम, T यानी त्रिपुरा, M यानी मिजोरम और M यानी मेघालय। हमारे संविधान की अनुसूची 6 में विशेष रूप से उन क्षेत्रों का वर्णन किया गया है जिन क्षेत्रों में विशेष एसटी क्षेत्र या विशेष अनुसूचित जनजातियां निवास करती है। वो क्षेत्र है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची वह है जिसमें संघ और राज्य किन किन विषयों पर कानून बनाएंगे। जैसे कि हमारी संघ सूची में जब हमारा मूल संविधान था तब 97 विषय रखे गए थे और इनमें वर्तमान में बढ़कर इनकी संख्या 100 हो गई है। हमारे मूल संविधान में संघ सूची के 97 विषय थे जो वर्तमान में बढ़कर 100 हो गए हैं। इसके अलावा इसमें जो राज्य सूची है उसमें हमारे मूल संविधान में 66 विषय थे, जिनमें से 5 विषयों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हटाकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया। जैसे वन्य जीव जैसी सेवाएं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, जिनको घटाकर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषय हटा दिए गए, जैसे वन्य जीव, पुलिस आदि, जिनको राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में भेज दिया। इसके बाद हमारी राज्य सूची में 61 विषय रह गए। इसके बाद
तीसरी सूची है जो कि समवर्ती सूची है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है। समवर्ती सूची में मूल संविधान के अंतर्गत 47 विषय रखे गए थे, जिनको बढ़ाकर आज जिनकी संख्या 52 या 52 हो गई है। इस प्रकार हमारे संविधान की अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के बीच नियम बनाने की जो सूचियां हैं या विषय हैं उनका बंटवारा किया गया है। वर्तमान की बात करें तो हमारी संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इसके बाद हम बात करें भारत की आधिकारिक भाषाएं, जिनका उल्लेख हमारी अनुसूची 8 में किया गया है। आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में किया गया है, जो कि मूल संविधान के अंतर्गत इनकी संख्या 14 थी, जो कि समय समय पर बढ़ाकर नई नई भाषाएं जोड़कर आज 22 तक पहुंच गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी जो कि अनुसूची 8 में रखी गई थी, जिनकी संख्या समय समय पर बढ़ाकर वर्तमान में 22 हो चुकी है और राजस्थानी और भोजपुरी वर्तमान में इस सूची में सम्मिलित होने की दौड़ में बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं अनुसूची 9। अनुसूची 9 की जरूरत कब पड़ी? हमारा मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस समय यह अनुसूची हमारे संविधान का अंग नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम आजाद हुए तो हमारे देश में बहुत सारे राज्य रजवाड़े और अनेक प्रथाओं के कारण भूमि का जो अधिग्रहण था वो अवैधानिक तरीके से बटा हुआ था। उसमें कोई नियम नहीं थे, कोई कानून नहीं थे। उस समय बहुत सारे केस आए, जैसे एक गोपालन केस और गोपालन केस वर्सेस पंजाब राज्य वाला केस। ऐसे केस आने के कारण 1951 में हमारे देश में संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, जिसका नाम था पहले संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 9, जिसमें हमारे देश की जो उस समय भूमि बांटने का कोई तरीका नहीं था, कोई नियम नहीं था, कोई संहिता नहीं थी। उन सब में कानूनी व्यवस्था स्थापित करने के लिए, भूमि सुधार स्थापित करने के लिए अनुसूची 9 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसके बाद फिर समय बदला और 1985 में जब राजीव गांधी जी की सरकार बनी, उस समय कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पार्टी में कांग्रेस से टिकट लेकर विजय हासिल कर ली और उसके बाद में जब राजीव गांधी जी पीएम बन रहे थे, उस समय दल बदल या पार्टी चेंज करने के लिए उत्साहित हो गए। फिर बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से भाजपा और भाजपा से कांग्रेस में बदल रहे थे। उस दौरान 1985 में एक संविधान में संशोधन किया गया, जिसका नंबर था 52वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में एक दल बदल कानून जोड़ा गया। इस दल बदल कानून के बाद अगर हम बात करें तो अनुसूची 11, जैसे कि हमारे देश की संविधान सभा में महात्मा गांधी खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके सपनों को जिंदा रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया था कि भविष्य में राज्य अपनी इच्छा के अनुसार एक स्थानीय शासन स्थापित करेगा और उस स्थानीय शासन में पंचायतों के लिए अलग से, राज्य या उनका नियम कानून बनाने के लिए अलग अलग संस्थाएं होगी। उन संस्थाओं को, उस ढांचे को आगे बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर 1959 को हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थानीय सुशासन हमारे नागौर जिले के बगदरी गांव में पहली पंचायत का उद्घाटन किया था। लेकिन इसका संवैधानिक प्रावधान 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में किया गया, 1993 में किया गया और फाइनली 24 अप्रैल 1993 को भारत में एक संवैधानिक बॉडी मानते हुए अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ को जोड़ते हुए अनुसूची 11 में सम्मिलित करते हुए 73वें संविधान को कानूनी रूप देते हुए भारत में पंचायती राज को एक संवैधानिक बॉडी बनाया गया 24 अप्रैल 1993। और 24 अप्रैल को याद रखने के लिए आज भी हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसके बाद की बात करें तो अनुसूची 12, जो कि हमारे संविधान की अंतिम अनुसूची है। इस अनुसूची के अंतर्गत नगर निगम को जोड़ा गया और नगर निगम 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। भारत में नगर निगम की बात करें
तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज भी त्रिस्तरीय है और 12वीं अनुसूची में नगर निगम या नगर स्थानीय सुशासन भी त्रिस्तरीय है। नगरीय सुशासन की जो 3 स्तर है या 3 स्तंभ है वो है नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक उसी प्रकार पंचायती राज भी त्रिस्तरीय था, जिसमें पंचायती राज में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद थी। ठीक उसी प्रकार 76वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों की स्थापना की गई और नगरीय स्थानीय सुशासन की स्थापना की गई। और इसके अलावा हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 में ओ से लेकर जेड डी तक के अनुच्छेद जोड़े गए और इन्हीं अनुच्छेदों के द्वारा भारत में स्थानीय सुशासन 11वीं और 12वीं अनुसूची में लागू हुआ। इस प्रकार दोस्तों एक बार फिर मैं सारी अनुसूचियों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वो अनुसूचियां हैं, पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते हैं प्रमुख पदाधिकारियों के, तीसरी अनुसूची में शपथ और उनके वादे हैं, चौथी अनुसूची में राज्यसभा का संगठन है, पांचवी अनुसूची में एसटी और एससी क्षेत्रों के रिजर्वेशन के बारे में प्रावधान किया गया है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के विशेष जनजातीय क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, सातवीं अनुसूची में हमारे संघ और राज्यों के बीच में यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किस प्रकार विषयों का बंटवारा किया जाएगा उनका उल्लेख किया गया है। संघ सूची के अंदर 100 विषय हैं वर्तमान में, राज्य सूची में 61 विषय हैं और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इसके बाद बात करें 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में हमारे राज्य की प्रमुख भाषाएं सम्मिलित की गई है, जो कि मूल संविधान में 14 थी और वर्तमान संविधान में समय समय पर संशोधन होकर के इनकी संख्या 22 तक पहुंच गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 9वीं अनुसूची जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी 1951 में भारत के संविधान में जोड़ी गई। इसके बाद में 10वीं अनुसूची राजीव गांधी सरकार के समय 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसके बाद में 11वीं अनुसूची बात करें तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को भारत के संविधान में सम्मिलित की गई और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई। इसके बाद में सबसे लास्ट में 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निकाय स्थापित करने के लिए, नगरीय स्थानीय सुशासन स्थापित करने के लिए हमारे संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस प्रकार दोस्तों मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने मेरे अनुसार प्रस्तुत या प्रेजेंटेशन करने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आपके अन्य दोस्तों को प्रेषित करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। फिर एक नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे।